नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हम चंदा राव। आज हमारा डे 2 है। नीतू सिंह मैम की बुक का जो वर्ब का पहला चैप्टर हमने शुरू किया था, उसका आज हमारा डे 2 है। तो पहले दिन हमने समझ लिया था क्या हेल्पिंग वर्ब है, क्या मेन वर्ब होती है, मॉडल्स क्या होते हैं, कौन से मॉडल्स हैं जो एडजेक्टिव, मॉडल, मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होते हैं। कैन कुड भी हमने कर लिया था, लेकिन कैन कुड का एक छोटा सा छूट गया था जो हम अभी पहले कवर कर लेते हैं। देखो, हम ना बहुत फास्ट करेंगे, काफ़ी बड़ी बुक है और जितना हो सकेगा आपको पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन हाँ, एक बात, आज का जो हमारा सेशन है, जो आज की हमारी क्लास है, बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि बुक के अलावा भी मैंने कुछ ऐसी चीज़ें और कलेक्ट की हैं आपके लिए जो आपको बहुत आसान तरीके से याद करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। कैन और कुड का हमने पढ़ लिया था, लेकिन लास्ट छूट गया था। कुड और एबल टू का यूज एक साथ नहीं करना। नॉर्मली हम बोल देते ना, आई कुड एबल टू डू समथिंग, आई कुड एबल टू ये वो, है ना। कुड और एबल का एक साथ नहीं करना, कुड की कहना, दोनों का एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है। छोटे से एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं बुक में। और ये कल हमारा छूट गया था। आज मे, माइट और मस्ट करेंगे, पूरा डिटेल में करेंगे, तो बिल्कुल बने रहना। और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई कुड सिंग वेरी वेल when I was young and I was able to perform well on stage। जब मैं जवान था, जब मैं अपनी एक उम्र में था, कॉलेज टाइम पे था, टीनेज था, तो उस वक्त मैं बहुत अच्छा गाता था और मैं स्टेज पर भी परफॉर्म करने में एबल था। इट मीन्स किया नहीं है, लेकिन कर सकता था। और दोनों का एक साथ इस्तेमाल नहीं होगा, ये हमने देख लिया। नेगेटिव में भी सेम ही है। अगर एबल टू आता है या अनेबल का यूज करते हैं तो वहां पर आप कुड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे इसमें पहले सेंटेंस में तो कुड का यूज हुआ है। और आई कुड सिंग वेरी वेल, मैं बहुत अच्छा गाता था। सिंगिंग क्या है, एक एबिलिटी है, एबिलिटी बताई गई है। और आई वॉज यंग, वेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, मैं अपनी उम्र में था। आई वॉज एबल टू परफॉर्म वेल ऑन स्टेज, मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल एबल था। मेरी ये उस वक्त की एबिलिटी थी। ये एबिलिटी बताई गई है कि मैं स्टेज पर परफॉर्म कर सकता था। ठीक है, तो एबल टू के साथ आपने देखा वोज आया है। ठीक है, पास्ट टेंस है तो वोज आया है। और अगर उसी तरीके से आई कैन एबल टू, कैन का भी जब हम इस्तेमाल करते हैं, कुड का भी करते हैं, तो एबल टू इन दोनों के साथ नहीं आएगा। इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस में जैसे अनएबल टू होता है ना, तो उसके साथ भी कैन या कुड का इस्तेमाल हम नहीं करते। ठीक है, तो इससे आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है मे, माइट और मस्ट। आज हम ये तीनों पढ़ेंगे, ठीक है ना, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। तो इसका रूल नंबर पहला है कि मे का प्रयोग संभावना, अनिश्चितता को बताने के लिए किया जाता है। मतलब कि ये हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर आप किसी चीज में कंफर्म नहीं है कि यार ये पूरी तरीके से सच है या नहीं है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, आपको लग रहा है लगभग हो सकता है या नहीं हो सकता, तो उसमें भी आप क्या करेंगे, उसमें मे का इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए जैसे इट मे रेन टुनाइट, आज रात को बारिश आ सकती है। इट मे रेन टुनाइट, आज रात को बारिश आ सकती है। ठीक है, आपको शायद बोलने से समझ नहीं आ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, आपके लिए हमने नोट्स बना रखे हैं, तो बुक की बजाय हम आपको डायरी से, अपने नोटबुक से पढ़ाएंगे। ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं। इट मे रेन टुनाइट, मे का क्या हुआ कि आज रात को बारिश आ सकती है। ठीक है, अगला इसका है, जैसे हम कुछ भी बातें करते रहते हैं आपस में, तो यार आपस में बोलते हैं ना, ये हो सकता है क्या, तो हम बोलते थे मे बी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, इसका रूल नंबर 2 है। देखो इसमें रूल्स बने हुए हैं। तो रूल नंबर 1 था कि पॉसिबिलिटी बताता है, और वो भी बहुत कम, लेस पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो पहला इसका है लेस पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये हमारा हो गया। इट मे रेन टू नाइट, आज रात को बारिश हो सकती है। और अगर इसका सेकंड रूल की हम बात करें तो मे का यूज क्या होता है, आपकी इच्छा को व्यक्त करने। मतलब हम अगर अपनी फीलिंग्स को जब किसी के सामने एक्सप्रेस करते हैं ना, कि यार मैं किसी को ब्लेसिंग्स दे रही हूँ, ठीक है, मैं किसी को ब्लेसिंग दे रही हूँ, तो हम बोलते हैं गॉड ब्लेस यू। मतलब आपकी इच्छा है कि आपकी तरफ से उसके लिए शुभकामनाएं, तो उसमें भी आपकी इच्छा जब आप व्यक्त करते हैं तो उसमें भी आप मे का इस्तेमाल करते हैं। ये है आपका रूल नंबर 2, जब आप अपनी इच्छा शक्ति, अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं। ठीक है,
इच्छा वक्त का मतलब हो गया इसमें कि आपने बता दिया कि भाई ये मेरे इमोशंस हैं और मैं चाहता हूँ कि सामने वाला इंसान का ना ये भला हो जाए। अभी जैसे पैंडेमिक था, कोविड चल रहा था, तो उस वक्त भगवान से हम यही दुआ करते थे कि भगवान जो भी हो ना, तेरे पास तो पूरी दुनिया की शक्ति है, इस पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, सब कुछ ठीक कर दे तू। तो उस वक्त अगर आप ऐसा कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें भी आप मे का इस्तेमाल करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। पहला हम देख लेते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, जैसे लिव ए लॉन्ग लाइफ कर लेते हैं। मे यू लिव ए लॉन्ग लाइफ, मैं अपनी तरफ से ब्लेसिंग दे रहा हूँ कि भगवान करे आप बहुत लंबी उम्र जिए, बोलते हैं ना 100 साल जिए। उसमें हमने क्या किया, मे का। हम जब किसी के फ्यूचर, उसके करियर के लिए जो वो बनना चाहता है ना, उसके हिसाब से जो हम ब्लेसिंग्स या अपनी तरफ से कुछ शुभकामनाएं उसको देते हैं कि यार जो तू चाहता है वो हो जाए ना, उसके लिए भी हम मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो हम क्या कहेंगे, मे यू बी ए डॉक्टर। मैं दुआ करती हूँ, मैं ब्लेसिंग्स भगवान से ये दुआ करती हूँ, आपको ब्लेसिंग देती हूँ कि आप एक डॉक्टर ही बन जाए। मे यू बी ए टीचर, या जो भी, मैं आप सबको ब्लेसिंग देती हूँ। मे यू बी ए पुलिस मैन। यार कितना अच्छा लगेगा आप सबको यूनिफॉर्म में देखकर, मुझे बहुत खुशी होगी। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। अभी आप सबको मेरे साथ प्रे करनी है ऊपर वाले से। इस वक्त गायों में, हमारे राजस्थान में गायों में बहुत ही भयंकर बीमारी चल रही है, हजारों गायें एक साथ मर रही हैं। तो मेरी आप सबसे दुआएं हैं कि आप सब भी भगवान से, उस सर्वशक्तिमान भगवान जी से प्रार्थना करना कि अपनी उन प्यारी सी गायों को, जो कि कान्हा की सबसे प्यारी, उनके दिल के सबसे करीब रहती हैं, उनको बचाए, उनको इस प्रॉब्लम से बाहर निकाले। भगवान करे एक भी गाय को अब कुछ ना हो, वो सभी बिल्कुल ठीक हो जाए। अभी जैसे पैंडेमिक चल रहा था, तो मे द ऑलमाइटी हेल्प अस ऑल इन दिस पैंडेमिक। इस पैंडेमिक के टाइम पे भगवान, वो सर्वशक्तिमान भगवान जी हम सबकी हेल्प करे, हमें बचाए। अब यहाँ पर मैंने ऑलमाइटी यूज किया है। ऑलमाइटी का मतलब है सर्वशक्तिमान, जो कुछ भी कर सकता है। इसका इस्तेमाल ओनली एंड ओनली भगवान के लिए किया जाता है, क्योंकि इंसान भले ही कुछ कर सकता है लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता, तो भगवान ही है जो सब कुछ कर सकता है। तो ऑलमाइटी का इस्तेमाल हमेशा गॉड की जो भी उनकी पावर अगर हमें दिखानी होती है, उसके लिए हम ऑलमाइटी का इस्तेमाल करते हैं। इसका हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। जैसे हमने एक याद करने के लिए हम आपको बता देते हैं, इससे पहले हमने आपको कुछ बताया था कि कुछ मुहावरे, कुछ इडियम्स बताई थी। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है ना, इसको हमने बताया था। लिटिल ड्रॉप्स मेक द माइटी ओशियन, छोटी छोटी बूंदे एक बहुत सर्वशक्तिमान वाला, एक बहुत ताकतवर समुद्र बना देता है। तो वहां पर माइटी और यहाँ ऑल माइटी, इसका इस्तेमाल ताकतवर चीजों के लिए, और ऑलमाइटी मतलब सर्वशक्तिमान। तो अभी आपको वो इडियम्स भी याद हो गई होगी, और आई थिंक इसका इस्तेमाल करना भी आपको आ जाएगा। और आपको पता है दा का इस्तेमाल क्यों हुआ है, बिकॉज सर्वशक्तिमान कोई ऐसी बड़ी चीज, द अर्थ, द सन, द मून, द गॉड, तो उनके लिए हम दा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये जो वाक्य है, इनमें जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, कोई भी अपने मे का जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे हम नॉर्मली मॉडल्स का इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद करते हैं, हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं ना, लेकिन इसमें क्या होता है, पहले इसमें मॉडल आएगा, बाद में सब्जेक्ट आएगा। हम बोलते हैं ना, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको लंबी उम्र दे, आप पर अपनी कृपा बनाए रखे, तो मे पहले आ गया, ठीक है ना। और दूसरा, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं जिनमें हम मॉडल्स को पहले लाते हैं और सब्जेक्ट बाद में, उनको बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन मतलब हो गया उल्टा, मतलब वर्जन कोई चीज का और उसका इन्वर्जन हो गया उल्टा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब यहाँ की बजाय यहाँ आ गई, मतलब इसका इन्वर्जन हो गया, ठीक है। इन्वर्जन सेंटेंस कहलाते हैं इस टाइप के, जिनमें इनमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, फिर इसमें सब्जेक्ट और फिर इसमें ऑब्जेक्ट आया, जो भी, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं रूल नंबर हम 3 है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना, बड़ा अच्छा लगेगा, एक नई चीज सीखने को मिलेगी जो इस बुक में नहीं है, इससे बाहर से मैं लेकर आई हूँ,
ठीक है। हाँ, अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को बड़े ध्यान से देख रहे हैं और कुछ अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हमारी मेहनत, हमारे एफर्ट्स आपको कुछ काम आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है, कहाँ आपको प्रॉब्लम्स आ रही है। इस बुक को जितना हो सकेगा मैं कंप्लीट करवाने की आपको कोशिश करूँगी, और बुक के बाहर से भी कुछ ऐसा मटेरियल लेके आऊँगी जो आपको इस बुक को समझने में हेल्प करेगा। लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसी चीज़ छूट जाती है मुझसे भी, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट ही हूँ आपकी तरह, और इस बुक को मैं पूरी को फर्स्ट टाइम पढ़ूंगी, तो हम साथ में लेकर चलेंगे। अगर कोई चीज़ छूट जाती तो बताइएगा, हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है। अभी हम इसका रूल नंबर 3 लेते हैं। इसमें है प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। अब पहले हम ये समझेंगे, आपको इस बुक में डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। देखो, क्लॉज होते हैं, इसका मतलब है एक ही सेंटेंस, बहुत बड़ा वाला सेंटेंस, एक तरह से वो पैराग्राफ की तरह हो, या 2 या 3 या 4 जिसमें सेंटेंस हो, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। और इन क्लॉज में क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं इसके, ठीक है। हम पहले समझ लेते हैं क्लॉज क्या होता है। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल, और इसको हम इंडिपेंडेंट भी बोलते हैं। ये अपने आप में क्या है, ये डिपेंडेंट है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। अगर पहले वाला सेंटेंस के आगे भी आप नहीं लिखोगे तो भी ये अपना मतलब रखता है, अपनी मीनिंग रखता है, किसी और के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो इसको इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा इसका है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्या होता है, वो प्रिंसिपल्स के बगैर उसका कोई वजूद नहीं है। सबसे पहले प्रिंसिपल क्लॉज आया, इंडिपेंडेंट क्लॉज आया, उसके बाद बीच में जो भी आप एडजेक्टिव या जो भी चीजें उसको ऐड कर रही है बीच में, 2 लाइंस को, 2 बातों को, ये हुआ तो ये हुआ, ठीक है, उन चीजों को, तो लास्ट में सबऑर्डिनेट आएगा। सबऑर्डिनेट प्रिंसिपल के बगैर कुछ नहीं है, उसके बगैर ये आएगा ही नहीं। इसमें एक तीसरा भी है जो हम आपको बता देते हैं, क्योंकि हम क्लॉज पढ़ रहे हैं तो इसको हम डिटेल में आगे एक पूरा वीडियो लेकर आएंगे इसके ऊपर। तीसरा इसका होता है कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो ये सिर्फ 3 ही क्लॉज होते हैं, ठीक है। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे, कौन कौन सा कैसे काम करता है, लेकिन अभी हम इसका रूल पढ़ रहे हैं। किसका? अभी हम पढ़ रहे हैं मे का, ठीक है। मे पढ़ रहे हैं, तो मे में क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज आ गया, और बीच में जैसे कोई भी ऐसी चीजें जो 2 चीजों को जोड़ रही हैं, जैसे दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, जो चीजें आपस में उनका 2 चीजों को जोड़ रही है, उसके अलावा यहाँ पे आ गया सबऑर्डिनेट, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ जैसे हमने दैट लगा दिया, ठीक है, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आएगा ना, उसमें मे आएगा, पहले में नहीं आएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे आएगा, ये याद रखना है आपने। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वी ईट, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसको अगर हम इसके आगे ना भी कुछ लगाएंगे तो वी ईट, हम खाते हैं, ठीक है। ये इसका थोड़ा बहुत मतलब निकल रहा है। इसके साथ जैसे हमने ये सो दैट लगा दिया, इसको बीच में हमने सो दैट यूज किया, क्योंकि इसमें 3 ही है, दैट, सो दैट और इन ऑर्डर दैट, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाते हैं, यहाँ वी में लिव, हम खाते हैं इसीलिए हम जिंदा रहते हैं, ठीक है। ये करते हैं तभी ही ये उद्देश्य निकलता है। इसका मेन मतलब है कि आपको यहाँ पे पर्पस निकलना चाहिए। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि आप एक पर्पस निकलना चाहिए उन दोनों के बीच में। जो लास्ट वाले में जो उद्देश्य निकला है उसमें मेकर, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, बीच में जो भी दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट आता है, उसके बाद जो लास्ट में सबऑर्डिनेट आया है, जिसमें एक मकसद निकल कर सामने आ रहा है कि हम ये करेंगे तो इसका ये उद्देश्य निकलेगा। जैसे वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट, इसीलिए, वी मे लिव, इसीलिए हम जिंदा रहते हैं, ठीक है। यहाँ मे का इस्तेमाल सबऑर्डिनेट वाले में ही होगा। अभी हम माइट के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, मे का मतलब था कि लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है। माइट का मतलब भी यही है कि लेस पॉसिबिलिटी मतलब उससे भी कम, लेकिन यहाँ पर एक अलग चीज है, वो आप समझने की कोशिश करना। जैसे मे का इस्तेमाल कहाँ कर रहे थे हम, जिन ब्लेसिंग्स के चीजों में, जिन चीजों में संभावना हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो अलग चीजें हैं। ज्यादातर वो क्या है, नेचर से रिलेटेड है, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, इट्स मे रेनिंग टुनाइट। लेकिन यहाँ पर
अगर मैंने जितना नोटिस किया ज़्यादातर इंसानों से कनेक्टेड है, मतलब हम पर्सन से कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, ही माइट, जो आपकी बुक में भी है, आप देखिएगा, बुक में देखिए आप, ही माइट पास द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस, बट उसकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए आई डू नॉट मच होप, मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा मार्क्स लेकर आएगा। जैसे अभी कल मेरी बहन की बिटिया जो भी तैयारी कर रही है, उन्होंने कहा कि हाँ मासी मैं तैयारी तो बहुत कर रही हूँ, बट इतना बड़ा सिलेबस है ना, तो नहीं समझ आ रहा, दिमाग में दही बना पड़ा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। होता है, आपके भी हो रहा होगा, परेशान नहीं होना है, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेना है, अपनी तरफ से एफर्ट पूरे डालने हैं, बाकी सब उसके ऊपर छोड़ देना है, ठीक है ना। तो उनकी बातें सुनकर भी मुझे यही लग रहा कि मेहनत तो वो बहुत कर रही है, मुझे लग रहा है लगभग जहाँ तक कट ऑफ जाने वाली है वो पहुँच जाएगी, लेकिन फिर भी मुझे इतना ज़्यादा, उसकी इंटेलिजेंट तो बहुत तेज है, बट जैसा उसके पास बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कॉलेज है, घर का काम है, उनको देखते हुए मुझे ज़्यादा उम्मीद मैं उस पर करूँगी भी नहीं, ठीक है। ये आप समझ पा रहे होंगे, ये माइट का हो गया, मतलब कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। अभी हम इसका सेकंड एग्जांपल देख लेंगे। एक चीज और बीच में जो कि इस बुक में नहीं है, ध्यान से सुनना है और समझना है। प्रेजेंट के बारे में बात हो रही है और फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। देखो अभी अगर आप ये कर रहे हैं तो अभी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। और अगर मैं जैसे बोल रही हूँ कि वो पास, मुझे नहीं लगता कि वो इतने नंबर लेके आ पाएगी, मुझे नहीं लगता कि वो डॉक्टर बन पाएगी, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आई नो आप मेहनत कर पाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है, माइंड का इस्तेमाल हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए होता है, ठीक है। इसको पास्ट में यूज नहीं करते। अब बात यह आती है कि फिर पास्ट में हम क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, इनके ऊपर हम आगे एक एक को डिटेल में वीडियो बनाएंगे, बट अभी एग्जाम की वजह से हम फास्ट कवर कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई माइट सी यू टुमारो, ये आपकी बुक में भी है, आप देखिएगा। इट लुक्स नाइस। अभी और एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको वैसे बोल देती हूँ, आप समझ लीजिए, क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। इट लुक्स नाइस, मान लो मैंने एक ड्रेस खरीदी, ठीक है, और मैं अपनी फ्रेंड से पूछ रही हूँ, हे मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है, तो वो क्या कहेगी, इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी वेरी एक्सपेंसिव। यार ये दिखने में तो बहुत अच्छी है, बट इट्स माइट बी, ये थोड़ी सी महंगी है। अब यहाँ पर मैंने वेरी एक्सपेंसिव बोला, ठीक है। देखो साथ साथ जैसे मैंने बताया था आपको, कुछ वोकैब भी मैं करवाती चलूंगी, सिनेमन्स करवाते चलेंगे, क्योंकि क्या है ना, सारी चीज़ें एक साथ नहीं होंगी, ये चीज़ें अपने माइंड में डालते जाइए और नोट्स बनाते रहना है अपने, अगर आप इस बुक की तैयारी कर रहे हैं तो। जैसे अभी वेरी एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगी है यार, जितनी की आनी चाहिए थी उससे ज़्यादा महंगी है। तो हम इसके कुछ सिनेमन्स आपको बताते हैं। जैसे अगर एक्सपेंसिव है तो वेरी एक्सपेंसिव है, तो आप इसको कॉस्टली भी बोल सकते हैं, बहुत महंगी है, ठीक है। इसके अलावा जैसे हाई प्राइस है, ये बहुत ज़्यादा महंगी है, बिग बजट है, लेविश, पिछला मैंने बताया भी था आपको, वेरी एक्सपेंसिव, लेविश, ठीक है। वेरी फैंसी का भी हम लेविश बोलते हैं, बहुत ज़्यादा महंगी है, बहुत ज़्यादा दिखावे वाली है, ठीक है। और बिग बजट बोल सकते हैं, यार ये बहुत बड़े बजट में आई है, ठीक है। आई माइट गो टू दुबई नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने दुबई जा सकता हूँ, ठीक है, ये आपके लिए एग्जाम्पल है। और एक और है, ही माइट बी एट होम। मान ली मैं पूछती हूँ आपसे कि भाई आपके पापा कहाँ हैं अभी, तो आप क्या कहेंगे, ही माइट बी एट होम, वो घर पे हो सकते हैं, घर पे होंगे इस वक्त, लगभग वो इस वक्त घर पे होते हैं, पॉसिबिलिटी है कि वो घर पर होंगे, है ना। चीज़ों को बड़ा इंटरेस्टिंग वे में समझना है आपको, अपने माइंड पे बिल्कुल बर्डन नहीं लेना है, बिकॉज लाइफ है यार, आप अपने तरफ से एफर्ट डाल रहे हैं, बाकी तो उसने तय कर रखा है कि आपको वो कहाँ लेकर जाने वाला है, किन लोगों से मिलवाने वाला है, कौन सा रास्ता उसने आपके लिए तय किया है। तो अपनी तरफ से आप, ये नहीं है कि एक बच्चा अगर टीचर नहीं लग सकता तो वो निकम्मा है, हो सकता है वो पुलिस बनने के लिए बना हो, वो आर्मी में जाने के लिए बना हो, ये जरूरी नहीं है कि एक बच्चा अगर पुलिस का एग्जाम नहीं तोड़ सकता तो क्या वो एक अच्छा डॉक्टर या अच्छा सर्जन नहीं बन सकता, ऑफ कोर्स बन सकता है, क्योंकि हम सब में एक ऐसी यूनिक चीज़ है जो हमें बताती है कि हम किस चीज़ के लिए बने हैं। तो आप अपनी लाइफ में जो भी आपने एम बनाया ना, उसके लिए सिर्फ मेहनत करते रहिए, बाकी उसके ऊपर छोड़ दीजिए कि उसने आपके लिए क्या रास्ता बनाया है।
एक बात याद रखना, आज से 6 महीने पहले जो आप थे और आज से 6 महीने बाद जो आप रहेंगे, आप दोनों की ओवरऑल पर्सनैलिटी में बहुत डिफरेंस होगा। आप याद रखना, जो तैयारी आज आप कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका नॉलेज लेवल, किसी भी एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के बारे में आपका नॉलेज बहुत अलग होगा। ठीक है, मे का इस्तेमाल जहाँ करते हैं कि अगर आप उसको जो बता रहे हैं उसमें क्या है, क्लियर वर्ड है। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में और विल होगा, उसके साथ हम शुड भी कवर करेंगे। तो जितना हो सकेगा कल कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं कुछ तो नया सीखने को मिला होगा, तो एक लाइक तो बनता है ना। ओके, बाय, जय हिंद।